और शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर से। ईरान युद्ध में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के 10 दिनों तक हमला नहीं करने के ऐलान के बाद भी इजराइल का ईरान पर लगातार हमला जारी है। शुक्रवार को इजराइल और अमेरिकी सेना ने ईरान के एक न्यूक्लियर प्लांट और 3 स्टील प्लांट पर भीषण हमला किया, जिसके बाद ईरान ने इजराइल पर बड़े हमले की चेतावनी दी। IRGC ने पलटवार की धमकी देते हुए इजराइल और खाड़ी देशों के स्टील प्लांट्स को निशाना बनाए जाने की बात कही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कल इजराइल और अमेरिकी फोर्सेस ने ईरान में एक न्यूक्लियर प्लांट और 3 स्टील प्लांट को टारगेट किया, निशाना बनाया और उसे तबाह किया। इससे बौखलाए ईरान ने इजराइल और खाड़ी देशों के स्टील प्लांट पर भीषण हमला करने की चेतावनी जारी की है। IRGC की तरफ से कहा गया है कि इस बार जो है इजराइल और खाड़ी देशों के जो स्टील प्लांट हैं उनको निशाना बनाया जाएगा। ये ईरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर 3 स्टील प्लांट्स को टारगेट किया गया, 3 स्टील प्लांट को तबाह किया गया, जबकि एक न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया गया। और इसके बाद अब IRGC की तरफ से कहा गया है कि इजराइल समेत खाड़ी देशों में जो भी स्टील प्लांट हैं उनको अब निशाने पर लिया जाएगा और उन्हें हमला करके तबाह किया जाएगा। एक तरफ ट्रंप ये कह रहे हैं कि 10 दिनों तक हमला नहीं करेंगे, दूसरी तरफ इजरायली फोर्सेस के साथ अमेरिकन फोर्सेस ने न्यूक्लियर पावर प्लांट पर और 3 स्टील प्लांट पर हमला किया है। तो मौजूदा वक्त में ये समझना मुश्किल हो रहा है कि ट्रंप जो कुछ कह रहे हैं उसका क्या मतलब है, और वो जो कह रहे हैं वो वाकई वही बात है या वो जो कह रहे हैं सिर्फ वो एक दिखावा है। ईरान युद्ध में नया मोड़, अब न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की होड़। ट्रंप मांगे पीस टॉक, नेतन्याहू ने किया टारगेट लॉक। न्यूक्लियर प्लांट पर हमले से बौखलाया ईरान, पलटवार की धमकी। ईरान युद्ध के 29वें दिन पीस टॉक के चर्चे और ईरान के पावर प्लांट्स पर अटैक को लेकर ट्रंप के 10 दिनों के मोहलत के बीच ईरान के 4 बड़े साइट्स पर इजराइल और अमेरिकी सेना की बमबारी ने युद्ध को और भड़का दिया है। इजराइल ने ईरान के जिन खास साइट्स को टारगेट करके हमला किया है उनमें यज़्द में स्थित येलो केक यूरेनियम साइट, अहवज का स्टील प्लांट, इस्फहान का स्टील प्लांट और मुबारकह स्टील प्लांट शामिल हैं। ईरान पर ये हमले तब हुए हैं कंडीशनल सीज फायर को 10 दिन तक बढ़ाते हुए ये साफ किया था कि अब अमेरिका ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को 6 अप्रैल तक टारगेट नहीं करेगा। लेकिन अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कई ठिकानों पर बमबारी की। अमेरिकी सेना के मुताबिक अब तक उसने ईरान में 10,000 से ज्यादा ठिकानों पर बम बरसाए हैं और ईरान की मिलिट्री पावर लगभग खत्म कर दी गई है। Crushing Iran's weapons stockpiles, destroying their missile and drone factories at levels nobody ever thought was possible, and turning their defense industrial base into nothing. Iran's navy is gone. It's all sunk at the bottom of the Gulf and elsewhere. Did you see the attack submarine that we have, one after one of their boats? It was called the Soleimani. It was the pride of their fleet. But this attack submarine goes like 60 miles an hour. I never saw anything. And it caught them in about 2 minutes. And that was the end of the Soleimani.
No, then they're 100% dead. They have 22 mine droppers. They go on mine droppers, and the mine droppers, 22, all 22 are gone. So I guess they can drop mines, but they're going to have to take them out by a rowboat because they don't have any boats. एक तरह की मिलिट्री पावर खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो वहीं यूएस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में बताया गया है कि लगभग 1 महीने की जंग के बाद ईरान का सिर्फ 1/3 हथियारों का जखीरा ही नष्ट हुआ है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान की 1/3 मिसाइलें मलबे में दबी हैं। हालांकि ईरान ने अब भी अपने पास काफी मिसाइलें बचे होने का दावा किया है। जाहिर है जंग अभी लंबी चलने वाली है। ईरान पर इजरायली अटैक के बाद IAEA ने कहा है कि ईरान की तरफ से उन्हें बताया गया है कि यज़्द में एक येलो केक यूरेनियम साइट पर हमला हुआ है। हालांकि अभी तक प्लांट के बाहर रेडिएशन के लेवल में कोई वृद्धि नहीं देखी गई है, लेकिन अपने स्टील और पावर प्लांट पर अटैक के बाद ईरान बौखला गया है। IRGC ने पलटवार की धमकी देते हुए चेतावनी दी है कि वो अपने स्टील प्लांट्स पर हुए हमले के जवाब में इजराइल और 5 अन्य खाड़ी देशों में स्टील प्लांट्स को टारगेट करने का ऐलान कर दिया है। धमकी के साथ ईरान ने तस्वीर भी जारी की है। तो वहीं ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने एक्स पोस्ट के जरिए इजराइल को हमले का अंजाम भुगतने की धमकी दी है। इजराइल ने ईरान की 2 सबसे बड़े स्टील प्लांट्स, एक पावर प्लांट और एक सिविलियन न्यूक्लियर साइट पर हमला किया है। इजराइल का दावा है कि उसने ये कार्रवाई अमेरिका के साथ मिलकर की है। ये हमला अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा कूटनीति के लिए बढ़ाई गई डेडलाइन के उलट है। ईरान अब इजराइल से उसके अपराधों की भारी कीमत वसूलेगा। ईरान के पावर प्लांट्स पर अटैक के बाद पलटवार कितना घातक होगा यह भी साफ नहीं है, लेकिन ईरान की मिसाइल हमले से इजराइल का तेल अवीव, बीर शेवा, हाइफा, रिशोन पेटा टिकवा और लेजियोन शहरों में भारी नुकसान पहुंचा है। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग का आज 29वां दिन है। ट्रंप ने 10 दिन तक एक तरफा सीज फायर का ऐलान भी कर रखा है, लेकिन हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। कल भी इजराइल ने अमेरिकी फोर्सेस के साथ मिलकर ईरान में 3 बड़े स्टील प्लांट और एक न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया। इन हमलों में काफी नुकसान का दावा किया जा रहा है। इजराइल ने ईरान के यज़्द में येलो केक यूरेनियम प्लांट को निशाना बनाया। इसके अलावा अहवज में स्टील प्लांट, इस्फहान में भी स्टील प्लांट और मुबारका में भी एक स्टील प्लांट को टारगेट किया गया। तो ये 3 अलग अलग शहरों के स्टील प्लांट और एक न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाया गया और इस हमले में ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया, ये दावा किया जा रहा है। और इस हमले के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि ऐसे वक्त में जब अमेरिकी राष्ट्रपति कूटनीति की बातें कर रहे हैं और 10 दिनों का उन्होंने एक तरीके से एक तरफा सीज फायर का ऐलान किया, उसके बावजूद ये हमले हुए हैं और पावर प्लांट्स को और स्टील प्लांट्स को निशाना बनाया गया है। और ये तेहरान की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। तेहरान के आसमान में उठता हुआ धुएं का गुबार दरअसल एक स्टील प्लांट को निशाना बनाया गया और इस हमले में स्टील प्लांट को तबाह कर दिया गया है। इस्फहान में इसके अलावा 3 शहरों में जो स्टील प्लांट हैं ईरान के, उसको टारगेट किया गया। एक तरीके से इकोनॉमी को तबाह करने की कोशिश इसे माना जाता है एक्सपर्ट्स की निगाह में कि किसी भी देश की जो इकोनॉमी है उसको इस तरह इस लेवल पर कमज़ोर कर दिया जाए कि ताकि उसकी लड़ने की क्षमता ख़त्म हो जाए। अब ये इस्फहान की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। इस्फहान में भी एक स्टील प्लांट को निशाना बनाया गया और उससे निशाना बनाकर ये बड़ा हमला किया गया जिसमें बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। पूरा प्लांट एक आग के गोले में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है और धुएं का गुबार आसमानों तक जा रहा है। इसी तरीके से तेहरान की एक और तस्वीर आप देख रहे हैं। ये बड़े हमले इजराइल ने कल ही किए हैं अमेरिकन फोर्सेस के साथ मिलकर। इजरायली फोर्स का दावा है कि उसने अमेरिका की फोर्स के साथ मिलकर ये हमले किए हैं, जिसमें 3 स्टील प्लांट को ईरान के टारगेट किया गया और एक न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया गया। और इन हमलों के
प्लांट की आप तस्वीरें देख रहे हैं। सड़क से गुजरती हुई किसी गाड़ी में सवार व्यक्ति ने इसका वीडियो बनाया है। धुएं का गुबार उठता हुआ और दावा किया जा रहा है कि बड़ा नुकसान इन हमलों में ईरान को पहुंचा है। सीज फायर के बीच न्यूक्लियर और स्टील प्लांट पर हुए हमले से ईरान बौखला गया है। ईरान ने आरोप लगाया कि सीज फायर के धोखे में इजराइल और अमेरिका उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक कर रहा है। इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस ऐलान के साथ ही ईरान ने मिसाइल अटैक का 84वां वेव लॉन्च किया। ईरान के इस हमले का निशाना सऊदी अरब का प्रिंस सुल्तान एयरबेस था, जहां अमेरिका के काफी हथियार और फाइटर जेट रखे हुए। हालांकि ईरान ने जवाबी हमला करने से पहले कतर, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और इजराइल को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के आसपास रहने वाले लोगों को इलाका खाली करने की चेतावनी भी जारी कर दी थी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। 84वां वेव ईरान की तरफ से जारी किया गया, लॉन्च किया गया और इसमें प्रिंस सुल्तान जो बेस है सऊदी अरबिया का, जो एक तरीके से जहां से ऑपरेट करता है अमेरिका। और आप देखिए इन मिसाइलों पर भी कई तरह के संदेश लिखे जा रहे हैं। ये मिस्र में जो वहां पर ईद के मौके पर खुतबा दिया था वहां के ग्रैंड मुफ्ती ने, उनका बयान जो है वो उस मिसाइल पर चस्पा किया गया। अभी ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि प्रिंस सुल्तान एयरबेस जो है सऊदी अरब में, वहाँ पर कितना नुकसान हुआ है, या फिर इजराइल में जो मिसाइलें दागी गई उनसे वहाँ पर कितना नुकसान हुआ है। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस को टारगेट करके ईरान ने जो मिसाइल हमला किया उसका सैटेलाइट इमेज आ गई है, जिसमें बेस पर मिसाइल अटैक से काफी नुकसान दिखाई दे रहा है। इस हमले में कम से कम अमेरिका का एक KC-135 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट तबाह हो गया और कई दूसरे फाइटर जेट डैमेज हुए। इसके साथ ही बेस पर मौजूद कई अमेरिकी सैनिकों के घायल होने की भी खबर है। हालांकि अमेरिका ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। ये बेस पर खड़े बहुत सारे प्लेन्स आप देख पा रहे हैं। हमले से पहले की तस्वीरें और हमले के बाद की तस्वीरों का अंतर आप देख करके समझ सकते हैं। एक मिड एयर रिफ्यूलिंग प्लेन, एक KC-135 पहले भी अमेरिका का मार गिराया गया था। एक और प्लेन जो है ये प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर जो खड़ा था उसे तबाह कर दिया ईरान ने एक मिसाइल हमले में, और इस हमले की जद में आने की वजह से कई और जेट्स को भी वहां पर नुकसान हुआ है। ये प्रिंस सुल्तान एयरबेस की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दो तस्वीरें जब आप देखेंगे आप अंतर समझ पाएंगे। ये हमले से पहले की तस्वीर और हमले के बाद का वहाँ का मंजर क्या है। कुछ प्लेन बीच में से हटाए भी गए हैं, यानी हमले के बाद जैसे हमले का अलर्ट मिला होगा तुरंत कुछ प्लेनों को यहाँ से हटाया गया होगा, लेकिन उसके बावजूद सारे प्लेन नहीं हटाए जा सके और उसमें एक एयर रिफ्यूलिंग विमान जो है KC-135 वो तबाह हो गया, जबकि इसके अलावा कई और फाइटर जेट्स को भी नुकसान हुआ। मतलब वो ऑपरेट करने के लायक शायद नहीं रह गए होंगे और कई सैनिकों के भी जख्मी होने की खबर आ रही है। ईरान ने खाड़ी देशों के साथ ही इजराइल पर भी जोरदार जवाबी हमला किया। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल के साथ क्लस्टर बम का इस्तेमाल करते हुए तेल अवीव को टारगेट किया। हालांकि इन बमों को इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन इंटरसेप्ट से गिरे मलबे की चपेट में आने से तेल अवीव में एक व्यक्ति की मौत हो गई। क्लस्टर बम के शार्प नेल तेल अवीव, रमतगान और जीवातियम के 10 अलग अलग लोकेशंस पर गिरे। अब देखिए बीच बीच में जो बम है उनको जब इंटरसेप्टर टारगेट कर रहा है तो एक धमाका हो रहा है, लेकिन इस धमाके के बावजूद जो मलबा है वो जिन इलाकों में गिरा है उसने भी काफ़ी नुकसान किया है। ये क्लस्टर बम आप देख रहे हैं, ये मल्टीपल वॉरहेड्स में जब ये तब्दील होता है तो फिर एक तो एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है इनको टारगेट करना, इनको इसमें से किसको रोका जाए, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ इंटरसेप्टर रॉकेट्स की तादाद भी घटती जा रही है। और हालांकि ये दावा किया जा रहा है कि बहुत सारे इसमें से हम लोग को इसमें से वॉरहेड्स को इंटरसेप्ट किया गया है और वो दिखाई भी दे रहा है इन तस्वीरों में, लेकिन ज़्यादातर जो वॉरहेड्स हैं वो अपने टारगेट तक पहुंचे भी हैं, जिसमें काफ़ी नुकसान तेल अवीव में हुआ है। ये आप इजराइल के अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये बाईं तरफ एक क्लस्टर बम आकर के गिरा है
और उसके बाद का धुआं उठता हुआ तस्वीरों में दिख रहा है। हालांकि बहुत छोटी सी यहाँ पर बहुत छोटा नुकसान यहाँ दिखाई दे रहा है। मुमकिन है कि किसी का मलबा यहाँ पर आकर के गिरा हो, क्योंकि क्लस्टर बम हो या फिर कोई मिसाइल जब उसको इंटरसेप्ट किया जाता है एयर में, उसके बाद भी 2 मिसाइलों का मलबा भी तो होता है जो अलग अलग जगहों पर गिरता है। ये 3 अलग अलग कैमरों से ली गई तस्वीर आप देखिए जो इजराइल के आसमानों के मंजर को दिखा रही है, और उसके बाद कैमरा जो 3 है वो आपको ग्राउंड पर हुए नुकसान के बारे में बता रहा है। तो कल ही इजराइल ने अमेरिकन फोर्सेस के साथ मिलकर के 3 स्टील प्लांट और 1 न्यूक्लियर प्लांट पर ईरान में हमला किया, जिसके बाद ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान बेस और इजराइल में कई बड़े हमले किए हैं। ईरान ने इजराइल पर जो हमला किया उसमें तेल अवीव और रमत गान समेत कई शहरों में काफी नुकसान की खबर है। तेल अवीव में हमले से हुए नुकसान की तस्वीर आई है, जहां ईरानी हमले से रिहायशी इलाकों को काफी नुकसान हुआ। इमारत का मलबा चारों तरफ फैला हुआ दिखाई दे रहा है। ये तेल अवीव की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तेल अवीव में एक इमारत का मलबा बिखरा हुआ है। हालांकि इस तरह के हमलों से पहले जो सायरन बजते हैं उसमें तुरंत जो है लोगों को शेल्टर में जाने के लिए कहा जाता है, और ज़्यादातर जो घर हैं उनमें भी शेल्टर्स हैं, और इसके अलावा भी बड़े पैमाने पर इजराइल में शेल्टर होम्स बनाए गए इस तरह के हमलों से निपटने के लिए। इसी बीच मिडिल ईस्ट जंग से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। ईरान के ड्रोन ने कुवैत के मुख्य पोर्ट शुवैख पर हमला किया। कुवैत के इस पोर्ट पर ड्रोन हमले के बाद पूरे इलाके में धुएं का गुबार देखा गया। धुआं जो है वो आसमान की ऊंचाइयों तक फैल गया। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये कुवैत की तस्वीरें हैं जहां पर ईरान ने एक ड्रोन अटैक किया, और इस ड्रोन अटैक के बाद कुवैत के मुख्य पोर्ट, ये जो कोस्टल सिटी है वहां पर समंदर के किनारे जो मुख्य पोर्ट है वहां पर यह हमला किया गया, और इस हमले के बाद धुएं का गुबार देखा जा सकता है जो आसमानों की ऊंचाइयों तक जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका ने बंकर बस्टर बमों से ईरान के कई अंडरग्राउंड साइट्स को टारगेट किया। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान के क्वेट्स और सेंट्रल ईरान में हथियारों के कई अंडरग्राउंड ठिकानों को तबाह किया है। ये दावा किया जा रहा है अमेरिका और इजराइल की तरफ से कि उसने ईरान के कई अंडरग्राउंड जो डिपोज हैं एमुनिशन के, उनको टारगेट किया है, और इसमें बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। ईरान ने अपनी मिसाइल के लिए ज़मीन की सतह से काफ़ी नीचे एक तरह की मिसाइल सिटी तैयार कर रखी है, और इसके ज़रिए ही वो अपने मिसाइल्स की हिफाजत भी कर पा रहा है। हालांकि अमेरिका ये दावा कर रहा है कि उसने काफ़ी हद तक इसको नुकसान पहुंचाया गया है। हालांकि एक लेटेस्ट रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि अभी काफ़ी मिसाइलें ईरान के पास बाकी बची हैं। इस बीच हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर हमले का वीडियो जारी करके एक बड़ा दावा किया। हिजबुल्लाह ने हमले का वीडियो जारी कर इजराइल के मरकावा टैंक को तबाह करने का ये तस्वीरें जारी की हैं। ये इजराइल का एक टैंक है जो लेबनान में इन्वेजन के लिए अंदर दाखिल हुआ है, और इस पर हमले का ये वीडियो आया है। दक्षिणी लेबनान में ये हमला किया गया जब फोर्सेज आगे बढ़ रही थी। इसमें और जो डिटेल है उसमें टैंक में एंट्री ड्रोन आर्मर नहीं लगा था, जैसा कि आमतौर पर देखा जाता है। इससे पता चलता है कि इजराइल सेना ने या तो इस खतरे को कम करके आका या इसका पूरी तरह से आकलन नहीं कर पाई, और फिर उनके पास टैंक में आर्मर लगाने का वक्त ही उनको नहीं मिला। बताया ये भी जा रहा है कि ये जो टुकड़ी है जब आगे की तरफ बढ़ रही थी, और पीछे से फिर जब एक यूनिट ने हिजबुल्लाह की हमला किया है, और इस वजह से भी इनको पीछे की तरफ भी लौटने का मौका नहीं मिला। ईरान के हमले में कतर के LNG प्लांट को काफी नुकसान हुआ है। कतर ने मरम्मत के लिए LNG प्लांट से सप्लाई बंद कर दी है। इटली, बेल्जियम, साउथ कोरिया की सप्लाई कट हो गई है। कतर के इस प्लांट से अब चीन को भी LNG की सप्लाई नहीं होगी। प्लांट की मरम्मत में 3 से 5 साल का वक्त लगेगा। जो गैस फील्ड है जहां से LNG की सप्लाई दुनिया के कई देशों में 47% जो दुनिया को गैस कतर सप्लाई करता है। हिंदुस्तान भी एक बड़ा उपभोक्ता है कतर की गैस का। ऐसे में इस जगह से प्रोडक्शन में अभी 3 से 5 साल का बड़ा वक्त लगेगा।
पश्चिम बंगाल एक बार फिर हिंसा की आग में धधक रहा है। एक बार फिर हिंदू मुस्लिम आमने सामने हैं और सियासत जमकर हो रही है। दरअसल बंगाल के मुर्शिदाबाद और पुरुलिया में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान काफी हंगामा देखने को मिला। मुर्शिदाबाद के फूल बाजार में भगवा झंडे को फेंकने को लेकर बवाल हुआ और दो समुदायों के बीच पत्थरबाजी हुई। फिर गुस्साए भीड़ ने कई दुकानों को जला दिया। हालांकि पुलिस ने उपद्रव करने वालों पर जमकर लाठीचार्ज किया और देखते इलाके में तनाव को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। पुरुलिया में कुछ शरारती तत्वों ने शोभा यात्रा पर पथराव किया, जिसके बाद हालात तनावपूर्ण हो गए, जिसे लेकर अब बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। ये मुर्शिदाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर शोभा यात्रा के दौरान हालात बिगड़ गए और उसके बाद दो पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई और कई दुकानों को आग लगा दी। हालांकि उसके बाद पुलिस ने हालात को संभाला। ये हंगामे के बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं। लोगों की दुकानें जला दी गई, ठेले जला दिए गए। और ये उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं जब शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। शुभेंदु अधिकारी ने जो एक्स पोस्ट किया है वो इस वक्त आप देख रहे हैं। पुरुलिया में भी रामनवमी के मौके पर हंगामा हुआ। मुर्शिदाबाद के साथ आप पुरुलिया की भी तस्वीरें देख रहे हैं। पुरुलिया में भी शोभा यात्रा के दौरान जो है वो हालात बिगड़ गए और पुलिस को हालात संभालने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। चार अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और अलग अलग जगहों पर रामनवमी के मौके पर जो जुलूस निकाला जा रहा था, जो शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, उस दौरान कई जगहों से हिंसक खबरें आई, हिंसा की खबरें आई हैं। चुनाव से पहले बंगाल एक बार फिर जल रहा है। पत्थर चल रहे हैं, आगजनी हो रही है और सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई बंगाल में हिंदू टारगेट पर है। सवाल इसलिए क्योंकि रामनवमी पर एक बार फिर हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ हुआ है। शोभा यात्रा पर पथराव हुआ और जमकर हिंसा हुई, वो भी एक नहीं दो जगहों पर। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के रघुनाथगंज की है, जहां फूल बाजार इलाके में रामनवमी पर राम भक्त शोभा यात्रा निकाल रहे थे। विवाद की शुरुआत रघुनाथगंज फूलतला ट्रैफिक मोड़ पर हुई, जहां किसी ने सड़क किनारे लगे एक होर्डिंग पर चढ़कर उस पर लगा केसरिया झंडा उतारकर फाड़कर फेंक दिया। इसके बाद दो समुदाय आमने सामने आ गए। कुछ ही देर में पत्थरबाजी शुरू हो गई, कुछ दुकानों में तोड़फोड़ की गई और फिर कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। हालांकि हंगामे की आशंका को देखते हुए पहले से ही भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात थी, इसलिए एक्शन भी तुरंत हुआ। पुलिस ने लाठीचार्ज कर स्थिति को काबू में किया। वहीं जैसे ही मामले की जानकारी विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को लगी, उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर ममता सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि क्या पश्चिम बंगाल में रामनवमी के दिन सनातनियों का भगवा झंडा फहराना अपराध है। मुर्शिदाबाद में भगवा झंडे को अपमानजनक ढंग से नीचे उतारा गया और फेंक दिया गया। ये पवित्र भगवा झंडे का और सनातन धर्म का अपमान है और सनातनियों की भावनाओं को जानबूझकर ठेस पहुंचाने की कोशिश है। ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की नीतियों का नतीजा है कि अपने राज्य में सनातनियों को बार बार अपमान का सामना करना पड़ रहा है। मैं पुलिस से आग्रह करता हूं कि आरोपी को गिरफ्तार कर जल्द जेल भेजा जाए। हालांकि हंगामा सिर्फ मुर्शिदाबाद में नहीं हुआ, बल्कि मुर्शिदाबाद के बाद पुरुलिया जिले में भी हुआ, जहां पारा इलाके में रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर दो समुदायों के बीच तनाव फैला। पुरुलिया के सांसद ज्योतिर्मय सिंह ने आरोप लगाए कि शरारती तत्वों ने शोभा यात्रा पर पथराव किया,
जिसके बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। तनाव को देखते हुए इलाके में भारी फोर्स तैनात है। पुलिस ने कई उपद्रवियों को भी गिरफ्तार किया है। जिले के अंदर जो पाड़ा बोल के जो एरिया है, पाड़ा में एक रामनवमी का जुलूस चल रहा था। उस जुलूस के ऊपर जिहादी लोगों ने पथराव किया है, हमला किया है और प्रशासन चुपचाप देखता रहा। बाद में प्रशासन हिंदू समाज के लोगों के ऊपर ही अत्याचार शुरू किया, लाठीचार्ज किया, ऐसा मुझे सूचना मिला। प्रशासन को और बाकी लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, 1 महीना के बाद अपना सरकार होने जा रहा है। अभी जितना टॉर्चर करने का दीदी आप कर लो, लेकिन 1 महीना के बाद भाजपा की सरकार बनने जा रही है। पूरा इंक्वायरी होगा, कोई जिहादी छोड़ा नहीं जाएगा। मुर्शिदाबाद से लेकर पुरुलिया तक फिलहाल इलाके में शांति है। रघुनाथगंज में तो धारा 144 लागू कर दी गई है और सीएपीएफ को तैनात किया गया है। पुलिस की टीम लगातार फ्लैग मार्च कर रही है ताकि माहौल और न बिगड़े। पश्चिम बंगाल के अलावा राजस्थान के जोधपुर से भी पत्थरबाजी की घटना सामने आई, जहां शोभा यात्रा निकाले जाने के दौरान 2 समुदायों के बीच झड़प हुई और एक दूसरे पर पत्थर फेंके गए। तो ये जोधपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां भी शोभा यात्रा के दौरान हालात बिगड़े, हालांकि पुलिस ने वक्त रहते मामले को संभाल लिया। शोभा यात्रा के दौरान 2 समुदायों के बीच झड़प हुई है और फिर दोनों समुदायों के बीच जमकर पत्थरबाजी भी हुई। हालांकि उसके फौरन बाद पुलिस ने हालात को संभाल लिया। शहर के अंदर आज का दिन बड़ा विशेष रहता है। बढ़ावनी का मेला चलता है और बढ़ावनी के मेले के अंदर जो गवर की पूजन होती है, इतने दिन उसकी बढ़ावनी की जाती है। तो ऐसे में यहाँ से भी ईसर गवर की ट्रैक्टर के ऊपर प्रतिमाएं जा रही थी और उनके साथ जो महिला जिन्होंने ईसर गवर की पूजन किया इतने दिन, वो उनके साथ जा रही थी। 2-3 युवक जो नशे में धुत थे, वो मोटरसाइकिल के साथ आके उस ट्रैक्टर की सवारी के अंदर आके टक्कर मारी और उससे कुछ महिलाएं भी चोटिल हुई, कुछ लोगों को भी चोट लगी। ऐसे में जो स्थानीय युवक यहाँ 2-4 खड़े थे, उन्होंने उनका प्रतिकार किया तो उन लोगों ने झगड़ा किया और फिर सामने वाली तरफ से किले खाने के ऊपर वाली साइड से उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। ऐसे पथराव जब शुरू हुआ तो वापस आपस में टकराट की स्थिति बन गई और फिर जब संख्या बढ़ी तो वो लोग ऊपर के किले खाने के रास्ते से कहीं भाग गए। इसके अंदर 3-4 लोग हिंदुओं के घायल हुए हैं। बाकी उस तरफ की जानकारी हमको होगी नहीं, क्योंकि वो उस साइड तरफ थे, तो उस तरफ विजुअल गैप जो है हमारे को था। तो जोधपुर की आप ये तस्वीरें देख रहे थे, जहां पर शोभा यात्रा के दौरान जो है हालात बिगड़े, 2 समुदाय के लोग आमने सामने आ गए, जिसके बाद पत्थरबाजी हुई और फिर हालांकि उसके बाद पुलिस ने फौरन हालात को संभाल लिया और हालात को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती इलाके में की गई है। गणगौर की जो गुडला गणगौर करके जो है उसकी सवारी निकल रही थी, तो उसी सवारी जो है मेन सवारी जो है वो दूसरी जगह निकल रही, जो यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर दूर है। और सेम टाइम में जो है शहर के अंदरूनी इलाके के अंदर 2 पक्षों के बीच में जो है पत्थरबाजी की घटना हमारे सामने है। और उसके बाद आप देख सकते हैं अभी मौके पे शांति है और सभी जो आरोपी हैं वो हमने पकड़ लिए। अच्छा सर, सिचुएशन है ये और कंटिन्यूस इवॉल्व हो रही है ये, सभी लोगों से हम पूछताछ कर रहे हैं। तो इसी बात पे बनी है कि जो पीड़ित पक्ष है उनसे हमने FIR परिवाद लिया है, उसके ऊपर सख्त से सख्त धाराओं के अंदर जो है FIR दर्ज करी जाएगी और जितने भी सबूत है उनको अच्छे से लिंक करके और एक मजबूत चार्जशीट जो है वो कोर्ट में पेश करी जाएगी, सो दैट जो मुलजिम है उनको जल्दी से बेल ना मिल पाए और उनको लंबी से लंबी सजा जो है कोर्ट से मिले। सर, झूठ आरोपी हैं इस घटना के, वो सभी जो है वो पुलिस की गिरफ्त में है। बंगाल से लेकर राजस्थान तक शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हुई, पत्थर फेंके गए, जिसका जवाब हैदराबाद से दिया गया। दरअसल हैदराबाद में टी राजा सिंह के नेतृत्व में शोभा यात्रा निकली, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। इस दौरान इलाके के तमाम मस्जिदों को पर्दों से ढक दिया गया था ताकि किसी प्रकार से माहौल ना खराब हो। शोभा यात्रा में टी राजा सिंह ने शोभा यात्रा पर पथराव का जिक्र करते हुए कहा कि जहां जहां हिंदू साथ नहीं है वहां वहां हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपनी तीर और अपनी कमान नहीं छोड़ी मेरे मित्रों, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी को पता था कि दुश्मन कहीं से भी आ सकता है। मेरे परिवार की रक्षा के लिए, दुश्मन के सर्वनाश करने के लिए मेरा तीर और मेरा कमान मेरे साथ चलेगा। ये हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी की सोच थी मेरे मित्रों। आज हम देख रहे हैं 500 साल पहले हिंदुओं को उनके त्योहार मनाने पर झिझिया टैक्स
देना पड़ता था जिजिया टैक्स 500 साल पहले। मेरे मित्रों, 500 साल होने के बाद में भी आज मुगलों की नाजायज औलादें हमारे हिंदुओं पर हमला कर रही है, हमारे त्योहारों पर पत्थर फेंक रही है। मेरे मित्रों, आज ही के दिन बंगाल में हिंदुओं पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, आज ही के दिन महाराष्ट्र में हिंदुओं पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, आज ही के दिन कर्नाटक में भगवान श्री रामचंद्र जी की शोभा यात्रा पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। मेरे मित्रों, जहां जहां पर हिंदू संगठित नहीं है वहां वहां पर हिंदुओं पर हमले हो रहे। लेकिन मैं गर्व से कह सकता हूं कि मेरे भाग्यनगर का हिंदू, मेरे तेलंगाना का हिंदू आज मेरे साथ भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्मोत्सव पर नाच रहा है, गा रहा है, खूब मचा रहा है। मेरे मित्रों, भाग्यनगर का हिंदू जाग रहा है। अगर भाग्यनगर का हिंदू जागेगा तो ये जो छोटे भाई का पैजामा, बड़े भाई का कुर्ता पहने हुए ये दो बुलडॉग हमारे इस तेलंगाना में नहीं पूरे भारत को छोड़ के भागी है। मित्रों, बस हमें समझ मिला है। टी राजा सिंह ने दिल्ली में हुए तरुण हत्याकांड का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हिंदू बटा इसीलिए कटा, लेकिन दिल्ली की सरकार ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। तो सोचो क्या होगा। मेरे मित्रों, होली के शुभ अवसर पर दिल्ली में क्या हुआ था तरुण के साथ, मैंने अभी एक बैनर देखा था। ये बैनर तरुण को स्वयं बजरंगबली का आशीर्वाद मिल रहा है। आज तरुण की क्या गलती थी? होली का शुभ अवसर, छोटी सी बच्ची कलर खेल रही है, गुलाल खेल रही है, एक छोटा सा बॉल नीचे फेंकती है, बाजू के घर पे गिरता है एक लेडी पर, और वो लेडी उसके बेटे को फोन करती है। 25 से अधिक जिहादी आते हैं तरुण को किस प्रकार से, कितनी बेरहमी से तरुण का कत्ल कर देते हैं, आज पूरी दुनिया ने देखा है। मेरे मित्रों, कि किस प्रकार से तरुण का खून हुआ। मेरे मित्रों, हिंदू घटा है इसलिए हिंदू मरा। देखिए वहीं पर दिल्ली में सरकार हमारी, दिल्ली के बाद पार्लियामेंट, प्रधानमंत्री जी रहते हैं, यानी गृह मंत्री रहते हैं, लेकिन इनको डर किसी का नहीं। बस इनकी सोच क्या है? हिंदू है मार दो, ये इनकी सोच है। मेरे मित्रों, लेकिन दिल्ली की सरकार ने, मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री को धन्यवाद करता हूं जिसने तरुण पर हमला किया, जिसने तरुण का खून किया, उसके घर पर बुलडोजर चलाया है। अब खबर गुजरात के अहमदाबाद से है, जहां क्राइम ब्रांच ने नकली नोटों के मिलने के मामले में एक और आरोपी भावेश भाई को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि बीती 18 मार्च को क्राइम ब्रांच ने खबर मिलने के बाद एक महिला समेत 7 आरोपियों को पकड़ा था, जिनकी फॉर्च्यूनर कार से करीब 2.5 करोड़ नकली नोट मिले थे। इसके बाद सभी लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो जांच में सामने आया कि आरोपी पिछले कुछ महीनों से नकली नोट छापने का काम कर रहे थे और उसका पेपर चीन से मंगवाया जाता था। इसी आधार पर अब पुलिस और आरोपियों की तलाश में जुटी है। तस्वीरों में दिख रहे ये कोई 10, 20 या 50 लाख रुपए नहीं है, बल्कि करीब 2.5 करोड़ रुपए हैं। हालांकि ये सब नकली नोट हैं, लेकिन इन्हें इतनी सफाई से बनाया जा रहा था कि जब इसका पेपर आरबीआई के अधिकारियों ने देखा तो वो भी हैरान रह गए। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इस पेपर को चीन से मंगाया जा रहा था। क्राइम ब्रांच द्वारा नकली नोटों का खुलासा होने के बाद कई और चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। सबसे बड़ी बात इस मामले में ये उभर करके सामने आ रही है कि जो पेपर क्राइम ब्रांच ने सीज किया है, जो कि चाइना से सोर्स किया जा रहा था इन एक्यूज द्वारा, उसको जब आरबीआई को कंसल्टेशन के लिए भेजा गया तब आरबीआई ने उस पर जो रिव्यू दिया है वो काफ़ी चौंकाने वाला है। आरबीआई ने बताया कि ये एक हाई ग्रेड सिक्योरिटी पेपर है और उसी के बाद क्राइम ब्रांच ने कस्टम डिपार्टमेंट को भी लिखा है कि आखिर ऐसा पेपर जो है वो इंपोर्ट किस प्रकार से हो गया बिना किसी भी जांच के। और इस बीच में एक और मुख्य आरोपी जो है वो पकड़ा गया है, भावेश नाम का, जो कि चाइना से सोर्स करने में मदद कर रहा था ये अखबार।
दरअसल बीते दिनों गुजरात में नकली नोटों के खिलाफ चल रही मुहिम के बीच अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने एक बड़ा खुलासा किया था, जहां सूरत में चल रही फेक करेंसी रैकेट का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 2 करोड़ 48 लाख रुपए से ज्यादा के नकली नोट बरामद किए थे और महिला समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। हैरानी की बात यह है कि इस पूरे खेल की जड़ एक आध्यात्मिक आश्रम से जुड़ी हुई निकली। जांच में सामने आया कि सूरत के धोरण पहाड़ी गांव स्थित श्री सत्य योग फाउंडेशन के आश्रम में नकली नोट छापने का गोरख धंधा चल रहा था और उसी क्रम में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शुक्रवार को एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। कुल मिला के 8 से 9 लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप चलता था। उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर क्या क्या प्रिपरेशंस करनी रहती थी वो लोग डिस्कस करते थे कि कौन चाइना जाएगा, वहाँ पे कौन बिजनेस किससे पेपर सोर्स करवाना है, पेमेंट्स कैसे होगी क्रिप्टो वगैरह के थ्रू। वो पूरे काफ़ी डिस्कशंस ये लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स में करते थे और टेक्निकल का ध्यान रखते थे। उसमें डिसअपीयरिंग मैसेज पे ही ये लोग बात करते थे जिसमें टाइमर लगा के रखा होता था। एक और आरोपी भावेश गज्जर नाम के अक्यूज्ड को क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट किया है। भावेश गज्जर की भूमिका ये रही है कि ये चाइना के साथ जो भी बिजनेस था कि पेपर कहाँ से मिलता है कैसे मिलता है, उसमें इनकी एडजस्टमेंट करवाने और मुलाकात करवाने सेटअप करवाने में उसकी भूमिका रही है। हैरानी की बात यह है कि जैसे नोटों की क्वालिटी हमारे देश में है, ये लोग वैसे ही पेपर चाइना से इंपोर्ट कर रहे थे। हाई ग्रेड प्रिंटर्स और कटिंग मशीन्स कर रखी थी, उसको कैलिब्रेट करने में, एआई वगैरह के सेटअप करने में, यूज़ करने में, कैलिब्रेशन में इन्होंने टेक्निकल एक्सपर्ट्स की मदद ली हुई थी। तो ये एक बड़ी चौंकाने वाली चीज़ पता चल रही है कि चाइना में उस क्वालिटी के पेपर बन रहे हैं जिस पे हमारे नोट्स छापे जाते हैं। जी, इस तरह का ध्यान पे आया है इन्वेस्टिगेशन में कि जो हाई सिक्योरिटी पेपर है वो चाइना में से बन के इंडिया में इंपोर्ट करा गया है अलग अलग माध्यम से। गिरोह का सरगना मुकेश ठुम्मर पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। उसने ही नोट छापने संबंधी मशीनों का इंतजाम किया था और अन्य आरोपियों के साथ मिलकर करीब 20 लाख के नकली नोटों को बाजार में उतारा था। जांच में पता चला कि इन जाली नोटों को छापने के लिए एआई टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था। सिक्योरिटी पेपर जो है हाई ग्रेड पेपर, इसे चाइना से प्रोक्योर किया जा रहा था, ये तो क्राइम ब्रांच को पता चल गया था, लेकिन कैसे बनाए जा रहे थे ये भावेश के माध्यम से पता चला है कि कस्टमाइज तरीके से पेपर बनाए जा रहे थे। ये भारतीय नोटों को बनाने के लिए जिस प्रकार के पेपर यूज़ होते हैं, खुद आरबीआई ने ये बताया है कि क्राइम ब्रांच को कि ये पेपर जो है उसकी क्वालिटी बिल्कुल उसके बराबर है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि कस्टमाइज फॉर्म में ये थ्रेड जो है यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ये थ्रेड जिसमें कि अगर यहाँ आप इसको देखेंगे करीब से तो आरबीआई लिखा हुआ भी इसमें नजर आएगा, यानी डिमांड पे इसे बनाया जा रहा था। और ये फ्लोरेसेंट कलर यहाँ पे आप देखेंगे जो चेंज होते हैं, यहाँ अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये कलर आपको ग्रीन और ब्लू में चेंज होता हुआ नजर आएगा। अगर आरोपी को 6 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। वहीं पुलिस मामले में अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है, क्योंकि आशंका है कि इसके तार कई सफेद पोस्ट तक जुड़े हो सकते हैं। ईरान युद्ध के बीच पेट्रोल और गैस की सप्लाई प्रभावित होने के अफवाहों के बाद देश के कई शहरों में पेट्रोल पंपों पर लाइनें दिखाई दे रही हैं। कहीं लोग पानी की बड़ी वाली टंकी लेकर तेल लेने के लिए पहुंच जा रहे हैं, तो कहीं लोग जनरेटर लेकर पेट्रोल पंप पर पहुंच रहे हैं। अफवाह के बाद बिगड़ते हालात को सुधारने के लिए सरकारें एक्शन में है। सप्लाई दुरुस्त करने पर काम हो रहा है। सरकार ने साफ कर दिया है कि देश में तेल गैस का पर्याप्त स्टॉक है। मुख्यमंत्रियों से मीटिंग में यह भी क्लियर हो गया है कि ना तो पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने वाली है और ना ही देश में लॉकडाउन लगने वाला है। तेल गैस की सप्लाई भी रेगुलर रहेगी। सरकार के इन तमाम दावों और आश्वासन के बावजूद अफवाहबाजों के चक्कर में लोग पैनिक में हैं और उसका असर पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों के बाहर दिख रहा है। पानी की टंकियों में तेल भरवाने पेट्रोल पंप पहुंचे लोगों की तस्वीर महाराष्ट्र के बुल्ढाना की है, जहां एक शख्स गाड़ी में 1000 लीटर के पानी की टंकी ही लेकर डीजल भरवाने पहुंच गया। पेट्रोल पंप पर भले गाड़ियों की संख्या कम है, लेकिन यहां मौजूद ज्यादातर लोग डिब्बे और ड्रम लेकर पहुंच रहे हैं। जाहिर है जमाखोरी के लिए तेल ले जा रहे लोग अफवाह के शिकार हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में पेट्रोल पंप पर लगी ये कतारें भी उसी अफवाह का नतीजा है।
धक्का मुक्की और कालाबाजारी की खबरों के बीच केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से भी पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई पर नजर रखने को कहा है। जमाखोरों और ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के खिलाफ सख्त और तुरंत एक्शन लेने को भी कहा गया है। अब तक 50,000 से ज्यादा सिलेंडर जब्त किए जा चुके हैं। शुक्रवार को 3,000 से ज्यादा रेड्स हुई, 1,500 से ज्यादा सिलेंडर जब्त किए गए, 700 के करीब FIR दर्ज हुई और 350 से ज्यादा गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स को नोटिस दिए गए। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा है कि पूरे महाराष्ट्र में पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई ठीक है, इसलिए लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल की कमी नहीं है। हमारे यहाँ पर जो हाउस होल्ड गैस है वो भी दिया जा रहा है। कमर्शियल गैस में कुछ कटौती की गई है, लेकिन उसको भी अब वापस 50% पर लाया जा रहा है। पेट्रोल पंप्स पर वे कतारें न लगाए, क्योंकि हमारे पास अगले 1 महीने का पेट्रोल डीजल पूरे तरीके से मौजूद है। इस प्रकार से वो अगर कतारें लगा कर ज्यादा पेट्रोल डीजल इस अंदेशे में कि शायद उसकी कमी होगी अगर भरेंगे तो सप्लाई और डिमांड के साइकिल पर उसका स्ट्रेस गिरेगा और एक आर्टिफिशियल कमी उसके कारण तैयार होगी। इसलिए ऐसा न करे, ऐसा मैं सभी को यहां से ऐलान करता हूं। उसके साथ साथ हमारे सरकार ने गैस के मामले में भी पूरे तरीके से एहतियात बरता है। जो हाउस होल्ड गैस है वो सबको सही समय पर मिल रहा है, उसके भी होर्डिंग की कोई आवश्यकता नहीं है और कोई उस प्रकार से न करे। यूपी की बस्ती में एक शख्स बाहुबली स्टाइल में पानी की टंकी उठा कर ले आया। लोग उसे देखकर हंस भी रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें इस बात का सबूत है, तेल खत्म होने की आशंका के कारण लोग घबराए हुए हैं। हालांकि प्रशासन दावा कर रहा है कि तेल की किसी तरह की कोई कमी नहीं है। यूपी के गोंडा में ड्रम और कंटेनर लेकर आए लोगों के लिए अलग लाइन लगी है, जबकि बाइक और गाड़ियां लेकर आए लोगों के लिए अलग लाइन। पेट्रोल पंप पर भीड़ इतनी ज्यादा है कि स्थिति को कंट्रोल करने के लिए पुलिस लगानी पड़ रही है। पुलिस अनाउंसमेंट करके लोगों से पैनिक में न आने की अपील कर रही है। देखिए, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, पूरी प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर सबसे हमारी बात हुई है। तेल की कमी नहीं है जिले में। आप लोग एकदम निश्चिंत होकर जिसको जितनी जरूरत है उस हिसाब से तेल ले। जितने लोग आए सबको तेल मिलेगा, कल भी तेल मिलेगा। ईरान युद्ध से भारत पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को 20 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की। मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी ने मीटिंग की। करीब 2.25 घंटे तक बैठक चली। इस ऑनलाइन मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह के अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पुष्कर सिंह धामी, भगवंत मान, हेमंत सोरेन, रेवंत रेड्डी, सुखविंदर सिंह सुक्खू और उमर अब्दुल्ला समेत कई राज्यों के सीएम मौजूद थे। इस मीटिंग में सरकार ने साफ किया कि देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। सीएम्स के साथ मीटिंग में पीएम मोदी ने राज्यों की से सप्लाई चेन को ठीक करने के लिए कहा है। और आज देश को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है, जहां पीएम मोदी देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। पीएम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फेज 1 का आज उद्घाटन कर रहे हैं। यह एयरपोर्ट एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के तौर पर डेवलप किया गया है, जहां सड़क, रेल, मेट्रो के बीच कनेक्टिविटी आसान होगी। अभी फिलहाल एयरपोर्ट पर सालाना करीब 2 करोड़ यात्रियों की क्षमता होगी और लगभग 2.5 लाख टन कार्गो हैंडलिंग के साथ ये देश का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने जा रहा है। वहीं भविष्य में सालाना करीब 7 करोड़ मुसाफिरों की क्षमता रहने का इस पर अनुमान है। तो आज प्रधानमंत्री के हाथों जेवर एयरपोर्ट के फर्स्ट फेज का इनॉग्रेशन होने जा रहा है और इसे एक बड़े इंटरनेशनल हब के तौर पर यहां पर तैयार किया गया है और एक बेहतर कनेक्टिविटी यहां पर देने की कोशिश की जा रही है। और इसकी वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर जो लोड है वो भी डाइवर्ट होगा, वो भी घटेगा। और अब देखिए दिव्यांगजनों के लिए हमारा खास बुलेटिन। मिडिल ईस्ट युद्ध के चलते बदलते हालात पर बात करने के लिए पीएम मोदी ने शुक्रवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअली मीटिंग की। ये मीटिंग करीब 2.25 घंटे चली। इस दौरान प्रधानमंत्री ने राज्यों से उनकी तैयारियों के बारे में जानकारी ली। पीएम मोदी ने कहा कि टीम इंडिया की तरह सबको मिलकर काम करना होगा और अपनी तैयारी मजबूत रखें। सरकार की तरफ से साफ संदेश दिया गया है कि देश में कोई लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा।
ये पहली बार है जब इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में चुनाव आचार संहिता लागू होने की वजह से चुनावी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। भारतीय वायुसेना को जल्द ही और ताकत मिलने वाली है। सरकार ने 5 नए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने को मंजूरी दे दी है। ये फैसला शुक्रवार को हुआ। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। ये बैठक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी DAC की थी। इस बैठक में कुल 2.38 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली। इसमें S-400 सिस्टम भी शामिल है। रूस में बना S-400 सिस्टम हाल ही में चर्चा में रहा है। इसे ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने बड़ा कमाल किया था। यूपी के समाजवादी पार्टी के नेता यदुनंदन लाल वर्मा ने रामनवमी के दिन भगवान श्री राम, उनकी माता कौशल्या और 33 करोड़ देवी देवताओं पर अमर्यादित टिप्पणी की, जिससे पूरे देश में भारी गुस्सा देखने को मिला। यदुनंदन लाल ने यहाँ तक कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना देशभक्त थे और मजबूरी में उन्होंने पाकिस्तान का निर्माण कराया। उनके ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया।